हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज़ आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने की। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना करें ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। Today's topic is 1857 revolt causes and consequences। 1857 की बगावत, उसकी वजूहात और उसका रिजल्ट क्या निकला, इस बात को आज हम इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, आपको जानना होगा कि अंग्रेज़ कौन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी और उनका मकसद था हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, और उन्होंने वो ख्वाब पूरा भी किया। 1947 तक वो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे और उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और उस पॉलिसी की वजह से उन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान को, जो एक सुपर पावर था, जो एक बड़ी कंट्री थी एशिया के अंदर, इसके ऊपर हुकूमत की। और आखिरकार एक दिन वो भी आया जब हिंदुस्तान के लोगों को बिला मजहब व मिल्लत, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट्स, हायर कास्ट्स, लोअर कास्ट, ज़मींदार, किसान और यहाँ के राजा, उनको ये एहसास हुआ कि जब तक हम एक ना हो जाए, जब तक हम अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भगाएंगे, तब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और इसीलिए 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन इसकी शुरुआत 1857 में हुई थी, जब पहली बार हिंदुस्तान के सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस ने, चाहे वो पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड थे और प्रिंसेस थे, उन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों ने लाखों कुर्बानियां दी। लाखों हिंदुओं को, मुसलमानों को फांसी पे चढ़ाया गया, गोलियों से बूंद डाला गया, लेकिन ये बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी बगावत को हम इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही मुटिनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहली बार इस बगावत में हिंदुस्तान के उन लोगों ने भी हिस्सा लिया जो अंग्रेज़ों की आर्मी में शामिल थी। यानी इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट। और इस चीज़ ने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया। तो इसके कॉजेज़ क्या थे? देयर वर नंबर ऑफ कॉजेज़। एक ही कॉज नहीं था, बल्कि देयर वर नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1857। बट यहाँ हमने इनको डिवाइड किया है कुछ कैटेगरीज में। लाइक कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, इकोनॉमिकल कॉजेज़ थे, सोशल कॉजेज़ थे, रिलीजियस कॉजेज़ थे और मिलिट्री कॉजेज़ थे। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ की अगर हम बात करें, यानी पॉलिटिकल कॉजेज़ की, जो यहाँ पे रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, महाराजाज थे, जो अंग्रेज़ों के अंडर रहकर काम करते थे, जो अंग्रेज़ों को टैक्स देते थे, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूल हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का था। तो पहली बार ये प्रिंसेस भी अंग्रेज़ों से नाराज़ हुए और उन्होंने लोगों को कहा कि हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहिए। लाइक हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, नाना साहेब की बात करें, बहादुर शाह की बात करें या नवाब वाजिद अली शाह की बात करें, इन्होंने भी लोगों को उकसाया, लोगों को तैयार किया प्रोटेस्ट के लिए, रेबेलियन के लिए, बगावत के लिए, और खुद भी ये इस बगावत का हिस्सा बने, जिसमें काफ़ी बहुत सारे लोगों को, या जी लक्ष्मीबाई हो या बहादुर शाह जफ़र हो, इनको जेल में डाला गया या इनकी मौत वाक़ा हो गई, लेकिन ये इस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो पॉलिटिकल ये था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने कि अगर कोई महाराजा है और उसके मरने के बाद उसका बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता और उसकी सल्तनत जो है डायरेक्टली अंग्रेज़ों के कब्जे में चली जाएगी। और जो पेंशन्स वगैरह दिए जाते थे इन महाराजाओं को, उनको भी रोका गया। तो इस वजह से जो है यहाँ के जितने भी रूलर्स थे, किसी भी इलाके में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उन सब को लगा कि अंग्रेज़ जब तक यहाँ पे रहेंगे तो उनकी हुकूमत को ख़तरा रहेगा। दैट इज़ वाई कि वो जो महाराजाज थे, जो प्रिंसेस थे, वो भी इस बगावत में शामिल हो गए। और इस तरह से
जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब ये बगावत शुरू हुई, तो इसको लीड करने के लिए कोई अवामी लीडर नहीं था, बल्कि इसको लीड खुद यही प्रिंसेस कर रहे थे। कहीं से बहादुर शाह जफर लीड कर रहा था, कहीं से रानी लक्ष्मीबाई रूल कर रही थी, कहीं से नाना साहेब इसको जो है रूल हेड कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करेंगे। अंग्रेज़ों के आने से इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो पॉलिसी था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी जो यहाँ से पैसा, जो भी कोई यहाँ पे इनकम होती थी, वो सारा अंग्रेज़ यहाँ से ले जाते थे। और साथ ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ बना थी, जिनके अंदर या हिंदुस्तान के लोग काम करते थे, और वहाँ पर उनको बहुत कम वेजेस मिलते थे, और जो प्रॉफिट जाता था वो अंग्रेज़ों के जेब में जाता था, जिस वजह से लोकल ट्रेड, लोकल बिजनेसमैन भी काफ़ी नाराज़ थे अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी की वजह से। और इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ जो है वो जॉब्स देते थे अपने लोगों को, जो अंग्रेज़ों के अपने रूलर होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स जो थे, उनको बड़े बड़े जॉब्स ऑफर किए जाते थे, जबकि हिंदुस्तान के लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी इन जॉब्स से दूर रहते थे, उनको हटाया जाता था और उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलता था। देन सोशल एंड रिलीजियस कॉज की अगर हम बात करें कि जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का रिलीजियस सिस्टम है, यहाँ पर जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स है, चाहे वो हिंदूज़ के हो या मुस्लिम्स के हो, उनमें भी अंग्रेज़ों ने इंटरफियर किया। जैसे क्रिश्चियनिटी का फैलाना, कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हिंदुस्तान के लोगों को कन्वर्ट किया जाए क्रिश्चियनिटी में, और इस तरह से बोथ हिंदूज़ और मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हुए। और साथ ही अंग्रेज़ों की एक और पॉलिसी थी कि वो हिंदुओं के जो कल्चरल बिलीफ्स थे, लाइक यहाँ पे हिंदू जो थे, चाइल्ड मैरिज होता था उनके अंदर, या विडो मैरिज का कंसेप्ट नहीं था, या सती का जो सिस्टम था, तो इन चीज़ों में भी अंग्रेज़ों ने इंटरफियर करके हिंदुओं को नाराज़ किया। और मुसलमानों को भी यहाँ पे जो है अंग्रेज़ क्रिटिसाइज़ करते थे, इसलिए मुल्ला हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, सब लोग जो है अंग्रेज़ों की इन पॉलिसियों की वजह से परेशान थे। तो इसलिए जो क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे थी वो भी हिंदुओं के कल्चर और मुस्लिम्स के बिलीफ्स को जो है टारगेट करती थी, क्रिटिसाइज़ करती थी, और इस वजह से जो है यहाँ के लोग, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान, वो भी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। एंड फोर्थ वन वाज मिलिट्री कॉज, कि पहली बार जो इंडिया के फौजीज थे, जो इंडिया की आर्मी थी, जो इंडिया के लोग अंग्रेज़ों की आर्मी के अंडर काम करते थे, वो भी अंग्रेज़ों के ही खिलाफ हो गए। और ये बड़ा धचका लगा अंग्रेज़ों की पॉलिसी को, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो सोल्जर्स है, हिंदू सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, ये उनको हेल्प करेंगे, लेकिन ये उनसे नाराज़ हो गए। उसका सिर्फ एक ही काज नहीं था कि जो वो कार्ट्रेज लाई गई थी, जो वेपन्स के ऊपर जो वो चर्बी होती थी, किसी ने कहा ये गाय की चर्बी है, किसी ने कहा ये सूअर की चर्बी है, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो पुलिस में काम करते थे हिंदुस्तान के लोग, उनको तरक्की नहीं मिलती थी, उनको अवार्ड्स नहीं मिलते थे, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उनको प्रमोशंस नहीं मिलती थी, और उनको अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, तो डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम अंग्रेज़ों के लिए जान दे रहे हैं, अंग्रेज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं और अपने ही लोगों को मार रहे हैं, तो इसलिए वो भी जो है अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए, और उन्होंने भी इस बगावत की शुरुआत की। और ये एक टर्निंग पॉइंट था कि जब हज़ारों की तादाद में अंग्रेज़ों के वो फौजी, जो हिंदुस्तान के लोग थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। तो इस तरह से इस बगावत की शुरुआत पूरे इंडिया के अंदर हुई। नॉर्थ में ज़्यादा ये एक्टिव रहा, क्योंकि जो लीडर्स थे वो नॉर्थ में ज़्यादा काम करते थे, इस वजह से ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोने कोने में चली गई, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली बार बगावत शुरू हो गई। अब इस बगावत को रोकने में के लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी हिंदुस्तानियों की जानें लेनी पड़ी, काफ़ी हिंदुस्तानियों को जेलों में डालना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादती करनी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही होता है लोगों को सप्रेस करना, लोगों की मूवमेंट को दबाना, और अंग्रेज़ों ने ऐसा कर लिया। लेकिन स्टिल इस मूवमेंट ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को एक नया रुख दिया। इसीलिए इसके रिजल्ट्स क्या निकले, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। नंबर 1 आता है कि जो कंपनी का रूल था, द कंपनीज रूल केम टू एन एंड एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर एबॉलिश्ड। जो कंपनी का रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए।
उनको भी एबॉलिश किया गया। द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पास इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब डायरेक्टली ये पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश और पार्लियामेंट क्राउन के कंट्रोल में चला गया, ब्रिटिश राजा के कंट्रोल में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को भी जो है अपॉइंट किया अपने काउंसिल के अंदर। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू नोन एज वाइसरॉय। अब गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय आ गया। The Indian princes were assured that the policy of annexation had been given up and the treaties that they had entered with the company would be fully honored. और साथ ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो यहाँ के प्रिंसेस हैं उनको अपनी ज़मीनें, अपनी जागीरें वापस दी जाएगी। और साथ ही उनको ये राइट दिया गया, द इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द राइट टू अडॉप्ट द सन्स, कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं जो उनके बाद उनका वारिस बनेगा। और फुल रिलीजियस फ्रीडम विल बी गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया 1858 में कि कोई भी इंटरफेयर किसी भी रिलीजियस में अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं होगा। और साथ ही पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन द एश्योरेंस दैट दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कलर, कास्ट, दे विल बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू होल्ड द हाईएस्ट पोस्ट्स। और अंग्रेज़ों ने ये भी यहाँ पे ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान के लोगों को कोई कलर, कास्ट की बेस पे डिवीजन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको भी हायर पोस्ट्स ऑफर किए जाएंगे। और साथ ही यूरोपियन फोर्स स्टेशनड इन इंडिया वाज इंक्रीज्ड एंड ऑर्डरली वाज अंडरस्टूड अलोन। और साथ ही जो हिंदुस्तान की आर्मी जो थी उनको भी इंसेंटिव्स दिए गए। और मेनी इंडियन कम्युनिटीज़ वर डिबेयर्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या किया कि यूरोपियन फोर्सेस को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी कम हिंदुस्तानियों को आर्मी के अंदर जगह दी। यानी इसके कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें निकली, नेगेटिव भी। नो डाउट द रिवोल्ट ऑफ 87 शोड द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म विच बोर फ्रूट सब्सिक्वेंट 1947। लेकिन इसके अलावा इस बात में कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ इस बगावत को रोकने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इस बगावत ने एक नई चिंगारी, एक नई तहरीक को जन्म दिया, जिसकी वजह से 1947 में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिल गई। तो इसीलिए हम 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और लेकिन हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा देर तक फिर बोर हो जाओ, इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें इश्यूज़ थे, उनके ऊपर बात की। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपको यही एक्सप्लेन करना होता है कि इसके कॉजेज़ क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो अब हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। इस 2 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड और बख्त खान थे। कानपुर से तांतिया टोपे, नाना साहेब और अजीमुल्ला खान थे। बनारस से लियाकत अली थे। झांसी से रानी लक्ष्मी बाई थी। बरेली से खान बहादुर खान थे। लखनऊ से हजरत महल थी। अवध से वीर कंवर सिंह। ये वो टॉप लीडर्स थे जिन्होंने इस 1857 के रिवोल्ट को गाइड किया और अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आज़ादी की शम्मा को जो है बेदार किया। सो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक एंड को हो जाता है। अगर कहीं कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और फेसबुक का, और जो है लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उनको ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने आइडियाज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।